हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर 2024 में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी सीटेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नोट्स का काम आप सभी का कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द नोट्स आप सभी के सामने आने वाली है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। ठीक है, तालिका 1 पर नज़र डालते हैं, अभी नीचे मिलेगी। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तोमर और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बनती है। इस शहर में बहुत सा समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। याद रखिएगा, समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। अभी आपको बताऊंगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोदी वंश, यही 5 वंश हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 में दिल्ली एक कोहना, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद, दिल्ली एक कोहना, जहाँ पनाह, हौज खास, सीरी, कुतुब मीनारी, हौज सुल्तानी, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, समझिएगा। इस चार्ट से, दिल्ली के शासक से हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन फिक्स है, नोट कर लो। इस चार्ट को बना लो, इसको रट जाओ, जरूर आता है। ठीक है, तोमर आरंभिक 12वीं से 1165, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। ये है पूरे वंश का, ये है महत्वपूर्ण शासक। प्रारंभिक तुर्की शासक में समय है 1206 से 1290, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। इनका समय पीरियड दिया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है खलजी वंश, पूरा समय जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 2 इम्पॉर्टेंट शासक दिए गए हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में खिज्र खान, ठीक है, और लोदी वंश में बहलोल लोदी। इनके बारे में आपको दिया गया है। चलिए, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। चलिए, एक शब्द आया है न्याय चक्र, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में आया हुआ है। ये
2023 में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र ए मुदब्बर ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार के प्रशासन को बढ़ावा दे। एक शब्द यहाँ आया है, जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, जो लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन का अधिकार विरासत में मिलता है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। लिंग भेद का मतलब स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जैसे एक ट्रेन का ड्राइवर पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, महिला नहीं, और एक महिला ही सर्वश्रेष्ठ नर्स हो सकती है, पुरुष नहीं। इस टाइप के बहुत सारे सवाल सीटेट में बनते हैं, याद रखिएगा। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। ठीक है, चलिए। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर उसे हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्बा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। 980 से 1003 उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। आगे बात करते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। उन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, उसकी हमने देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। एक शब्द आया है आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है या उस पर निर्भर हो। खलजी तथा तुगलक वंश के शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही
अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लग जाता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज़ खुमार नामक कलाल अर्थात शराब बनाने वाले और बेचने वाले, फिरोज हज्जाज नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्ने ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से अपने सैनिकों की तनख्वाह देते। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इन बातों का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। ये नहीं कि सैनिक ज़्यादा रख ले और ज़्यादा कर वसूले और राज्य को कम बताए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीन जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थायी सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज किसान की उपज का लगभग 50% था, मवेशियों पर और घरों पर। याद रखना जरूरी है कि उस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन पर वह अधिकार कुछ ही समय तक चलता था। सरदार और उनकी किलेबंदी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये वाला ठीक है पैरा। आगे है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर उनका धावा पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत भारी चुनौती भी था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखो, आप पाएंगे तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान,
पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 55 से 56 2 बार हुमायूं का शासन है तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 40 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 56 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन की व्यवस्था को ही अपनाया था। तो ये इतना पैरा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है अकबर ने किसकी जो है अपने व्यवस्था को, अपने राज्य को समेकित करने में अपनाया था? तो शेरशाह सूरी की। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।